हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एवेन्यू। आज की इस क्लास में हम लोग बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट से शुरुआत करने वाले हैं। आज जो है आपका पहला लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। और ये जो लेक्चर है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? तो जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पूरे दिन को सोचते हैं कि किस तरीके से हमें अपने पूरे दिन को करना है, तो उसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट। हमें अपने पूरे डे को हम मैनेज करते हैं कि सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे हमें स्कूल के लिए निकलना है। स्कूल के लिए निकलने से पहले हम ये सोचते हैं कि अगर हम व्हीकल से जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से उस ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ करेंगे। अगर हमारी बस नहीं आई तो फिर हम कौन सी बस पकड़ेंगे या फिर किस तरीके से जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ का क्या है, एक छोटा सा मैनेजमेंट है, ठीक है। तो हम डेली लाइफ में अपना मैनेजमेंट करते हैं। सेम उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी मैनेजमेंट होता है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्लानिंग्स होती हैं एडवांस में, कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को फ्यूचर में जो हमारा गोल है उसको किस तरीके से अचीव कर पाएं, ठीक है। जैसे आपका सुबह का गोल होता है कि आपको मॉर्निंग में टाइम से उठना है, टाइम से स्कूल के लिए निकलना है और स्कूल जो है टाइम से पहुंचना है। तो मान लो कि अगर बीच में बस में कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर बस नहीं मिली, या फिर अगर जो आप ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो वो ट्रांसपोर्ट आपके लिए अवेलेबल नहीं रहा, तो आप किस तरीके से जाओगे। तो आपके पास प्लान भी होगा कि आप अपने पापा को बोलोगे, अपने भाई को बोलोगे, ठीक है। तो सेम उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है, बिजनेस में होता है कि हम पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए भी एडवांस में पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं सारी चीजें कि क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या निगेटिव हो सकता है, हम किस तरीके से अपने जो गोल का, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, गोल है, उसको किस तरीके से अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क्स डन, ठीक है, efficiently and effectively through people to achieve organizational goal। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए लोगों की सहायता से हम जो हमारा काम है, ठीक है, उसको इफेक्टिवली और इफिशियंटली कंप्लीट करना है। मतलब हमारा जो काम है उसको टाइम के अंदर कंप्लीट करना है, और हमारे पास जो पैसा है इफेक्टिवली टाइमली कंप्लीट करना। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि टाइम पे कंप्लीट करना है, ठीक है। और हमारा इफिशियंटली का मतलब होता है जो हमारे पास पैसा है उस पैसे के अंदर उस काम को कंप्लीट करना है, ठीक है। मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि हमें वो प्रोसेस चूज करना है जिससे हम कम समय में और अच्छे से, कम कॉस्ट में, कम समय में इफेक्टिवली और इफिशियंटली तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। तो ये है आपका मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या क्या है और आपके मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला है प्रोसेस। A process is a series of continuous and systematic activity performed in logical sequence to achieve specific objective। तो प्रोसेस क्या है? एक सीरीज है जिसके कंटिन्यूस सिस्टमैटिक सीरीज है, एक जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं, ठीक है। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाते हैं तो पहले पानी गैस चालू करते हैं, फिर उस पर जो भी जो है आपके यूटेंसिल्स हैं, जो भी बर्तन है उसको रखते हैं, उसके बाद पानी डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, उसके बाद दूध डालेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में चीनी डालेंगे। तो ये क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है। सेम उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जब हमें अपने गोल को अचीव करना पड़ता है, जब हमें गोल को अचीव करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, एक सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी की सीरीज है जो कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प करती है। इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस का मतलब है कि हमें अपने काम को जो है टाइम, जो हमारे पास टाइम है उस टाइम लिमिट के अंदर अचीव करना है, कंप्लीट करना है अपने ऑब्जेक्टिव को। The effectiveness is a management is concerned with doing the right task, completing the activity and achieving goal on time, ठीक है। तो काम को सही तरीके से करना है, ठीक है, और उसको क्या है, टाइम के अंदर, जो हमारा टाइम है उस टाइम के अंदर उसको अचीव करना है, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिवनेस। अब इफिशियंसी की बात करें तो इफिशियंसी का मतलब होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हमें काम करना है, कि हमें कम से कम बजट के साथ कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके उसमें और बढ़िया से बढ़िया आउटपुट निकालना है। तो इफिशियंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम
कॉस्ट। तो कम से कम पैसे के साथ हमें बढ़िया से बढ़िया तरीके से हमें आउटपुट निकालना है। तो ये 3 जो प्रोसेस होते हैं, इन 3 चीज़ों के साथ जो कि आपका प्रोसेस है, इफेक्टिवनेस है और एफिशिएंसी है, इन तीनों की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को, मैनेजमेंट को की हेल्प से हम अचीव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो ये जो 3 चीज़ है हमारे मैनेजमेंट में हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। प्रोसेस हेल्प करता है कि हम प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर सकें। इफेक्टिवनेस हेल्प करता है कि हम टाइमली जो हमारा गोल का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर सकें, और इफिशियंसी हेल्प करती है कि हम मिनिमम कॉस्ट में बढ़िया से गोल को अचीव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। तो कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम, हमें जो टास्क है उसको टाइम पे कंप्लीट करना है, और इफिशियंसी का मतलब हमें जो मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम आउटपुट पे काम करना है। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो पैसे हैं, उसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है, इतने इफेक्टिव मैनर में यूटिलाइज करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अचीव कर पाए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एंड रिजल्ट हमारा जो होना चाहिए वो एंड रिजल्ट ऑब्जेक्टिव होता है। फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, तो हमें कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पे एंड रिजल्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो गोल है वो टाइमली अचीव हो पाया है या नहीं। मेन कंसिडरेशन क्या है, डूइंग द राइट टास्क, काम को सही से करना जो है मेन है, और यहाँ पे सही तरीके से और कम पैसे में काम को अचीव करना, ये हमारा मेन टास्क रहता है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंसेस है। इफेक्टिवनेस का मतलब कि टी से याद रख सकते हैं आप, यहाँ पे टी को याद रखिए कि ऑन टाइम हमें कंप्लीट करना है किसी भी काम को। ठीक है, हमारे गोल को अचीव करना है ऑन टाइम। इफिशियंसी में सी से याद रखिए कि हमें अपने जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना है विथ मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट के साथ। तो ये चीज आपका डिफरेंस क्लियर हो गया। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यहाँ पे लाइक करते हुए वीडियो को चलिएगा, और चैनल को जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेक्चर आए आपको टाइमली वो मिल सके। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मैनेजमेंट का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमें जो भी काम को करना है उसको क्या करना है, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास एक गोल होना चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब ही है कि हमारे पास गोल होना चाहिए। जैसे आपका जो सुबह उठते हैं, टाइम से उठना, टाइम से तैयार होना, स्कूल के लिए निकलना, तो वहां पे आपका मेन गोल क्या है कि हमें स्कूल जो है टाइम से पहुंचना है। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल होता है कि हमें कम से कम पैसे लगा के बढ़िया से बढ़िया आउटपुट देना है जो है हमारी सोसाइटी को। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट के पास एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होना चाहिए। मैनेजमेंट एग्जिस्ट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना ही जो है मैनेजमेंट का मेन गोल होता है, मेन मुद्दा होता है। एग्जाम्पल की बात करें, अ स्कूल प्रिंसिपल मैनेजेस टीचर्स टू अचीव एजुकेशनल गोल। तो स्कूल प्रिंसिपल क्या करते हैं, जितने भी टीचर्स हैं उनके गोल्स को, एजुकेशनल गोल जो है कि हमें इतने हाफ ईयरली से पहले हमें सारे सिलेबस हाफ ईयरली के कंप्लीट करने हैं, जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा तो उससे पहले सारे सिलेबस कंप्लीट होने चाहिए, रिवीजन हो जाना चाहिए। तो ये सब क्या है, एजुकेशनल गोल है। तो इसका ध्यान रखने का काम किसका होता है, स्कूल के प्रिंसिपल का काम होता है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो टाइमली सारी चीजें कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, हमारा जो गोल है क्या वो अचीव हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट बात करें तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट जो है हर लेवल पे, हर जगह पे आपको देखने को मिलता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, चाहे वो एनजीओ हो। तो जो हमें मैनेजमेंट की बात होती है, हमें डेली लाइफ में भी मैनेजमेंट दिखता है, हम पढ़ाई में भी अपना मैनेजमेंट करते हैं कि पहले कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, अकाउंट्स करना है कि बिजनेस करना है कि इकोनॉमिक्स करना है, कि उसके बाद फिर हमें डेली लाइफ में देखने को ये मिलता है कि हमें स्कूल कितने बजे निकलना है कि हम स्कूल टाइम से पहुंच सकें। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, स्मॉल स्केल है या फिर मीडियम है या फिर लार्ज स्केल है, तो किस तरीके का जो है ऑर्गेनाइजेशन है कि हम उसके लिए मैनेजमेंट कर सकें। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है हमारा ऑल परवेसिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा भी हो, किसी भी तरीके का हो, हर जगह पे मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट इज नीडेड एट एवरी लेवल एंड एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, मतलब कि हर तरीके से मैनेजमेंट आपका काम करता है। चाहे वो इंसान को काम को मैनेज करना हो, चाहे इंसान को मैनेज करना हो, चाहे किसी तरीके का ऑपरेशन मैनेज करना हो, वो हर जगह पे मैनेजमेंट हेल्प करता है आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट है वर्क्स में हेल्प करता है किस तरीके से? कंप्लीटिंग असाइनिंग टास्क। जो टास्क दिया गया है, जो काम दिया गया है, उसको अचीव करने में, उसको कंप्लीट करने में हेल्प करता है। दूसरा है पीपल को किस तरीके से? तो मोटिवेट करके, कोऑर्डिनेट करके लोगों को हेल्प करता है, जिसे हमारे एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, फिर उनको मोटिवेट करना, तो इसमें भी मैनेजमेंट हेल्प करता है कि किस तरीके से कितने बजे से कितने बजे तक उनकी मोटिवेशन की क्लास चलेगी, किस तरीके से उनको कोऑर्डिनेट किया जाएगा, कब उनका जो है सेमिनार सेशन होगा। ये सारी चीजें क्या है? ये मैनेजमेंट का पार्ट होती हैं। ऑपरेशन की बात करें तो मैनेजिंग प्रोडक्ट्स, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो जो भी ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, फाइनेंस को मैनेज करना, मार्केटिंग करना, एडवर्टीजमेंट करना, इन सब में भी जो है मैनेजमेंट काफी हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, हर फील्ड में मैनेजमेंट हेल्प करता है, चाहे आपकी स्कूल जाने से हो, चाहे कोचिंग जाने से हो, चाहे सुबह उठना हो, आपको जो आपकी पढ़ाई करनी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, आपकी डेली लाइफ में मैनेजमेंट काफी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। ठीक है, फोर्थ है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो एक दिन की बात नहीं होती, आप एक दिन टाइम से निकलते नहीं हो, आप एक दिन अपनी जो है आप क्या करते हो? ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक दिन को अपना प्लान करते हो कि सुबह उठे, मंडे को हम सारी प्लानिंग कर लिए और मंडे को जैसा प्लान किए वैसा ही हमारा ट्यूसडे भी निकल रहा है, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी। ऐसा नहीं होता है। रोज हम सुबह उठते हैं, रोज हम प्लान करते हैं और आगे देखते हैं कि अगर वो प्लान हमारा सक्सेसफुल हो रहा है तो दिन अच्छा जाता है, अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो प्लान को चेंज करते हैं कि हमारा दिन किस तरीके से अच्छा जाए। ठीक है, आप सुबह उठे, टाइम से निकले, स्कूल की बस मिली तो ठीक ठाक टाइम से स्कूल पहुंच गए, स्कूल की बस नहीं मिली तो फिर आप वहां पे प्लान चेंज करते हो कि हमें कोई और ट्रांसपोर्ट यूज करना है। तो सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो मैनेजमेंट होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जैसे जैसे जहां पे जरूरत होगी उस हिसाब से हम उसको क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। तो मैनेजमेंट इज नेवर स्टॉप। प्लानिंग होती है, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है, फिर स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं। तो ये क्या है? ये एक साइकिल होती है जो हमेशा चलती रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो मैनेजमेंट नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है, अकेले करने वाली बात नहीं है, हमेशा ग्रुप में किया जाता है, दूसरे की भी बात सुनी जाती है। जैसे हम घर में कभी भी कोई प्लान करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें अपने पेरेंट्स की भी सुनते हैं, अपने कजिन्स की भी सुनते हैं। तो क्या होता है? इसी तरीके से जो हमारा फंक्शन है प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो पाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी जो मैनेजमेंट होता है वो ग्रुप में होता है। हमारी जो लोअर लेवल के स्टाफ्स होते हैं, मिडिल लेवल के स्टाफ्स होते हैं, हायर लेवल में जो हमारे एमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, सब लोग मिल के एक साथ जो है मैनेजमेंट की प्लानिंग करते हैं और उसको ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में हेल्प करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आर अचीव थ्रू टीम वर्क, नो मैनेजर्स कैन अचीव गोल्स अलोन। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैनेजर गोल्स को अकेले मैनेज करके अकेले अचीव नहीं कर सकता है। तो जैसे हम घर में कोई फंक्शन रखते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे कजिन्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, बाकी लोग हो गए, फ्रेंड्स हो गए, सब लोग मिलके पूरी प्लानिंग करते हैं कि कैसे क्या करना है। सेम उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रुप एक्टिविटी होती है, टीम वर्क होता है, अकेले कोई सारी चीजें नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमारे पास प्लान भी होना चाहिए, उसको चेंज कर सके। जो हमारा मैनेजमेंट हमेशा चेंज होता रहेगा। मान लो कि आपने डिसाइड किया, आपने फंक्शन फिक्स किया कि हम फंक्शन कर रहे हैं और हमारा जो रॉ मटेरियल्स, जो भी प्रोडक्ट्स हमें लेना है, एक पर्टिकुलर आपने शॉप फिक्स कर ली कि उस शॉप से लेना है। अगर मान लो उस दिन वो शॉप बंद होगी तो क्या आप फंक्शन को पोस्टपोन कर दोगे? अगर मान लो कंपलसरी है तो आप शॉप चेंज करोगे, दूसरी शॉप पे उस प्रोडक्ट का पता करोगे। सेम उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या है, चीजें चेंज होती रहती है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो उसके हिसाब से हम मैनेजमेंट भी चेंज करते रहते हैं। तो मैनेजमेंट चेंज अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी हमारी जरूरत होती है उसके हिसाब से हम अपना मैनेजमेंट चेंज करते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हम मैनेजमेंट चेंज करेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होगी तो उसके हिसाब से चेंज करेंगे। कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर जो नॉर्मल बिस्किट से क्रीम बिस्किट की तरफ बढ़ा तो हम वहां पे अपना जो है क्या करते हैं? चेंज करते हैं मैनेजमेंट में। कंपटीशन बढ़ा तो कंपटीशन के हिसाब से चेंज करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है
और हम उस कंपटीशन में बने रहें, उसके हिसाब से अपना मैनेजमेंट चेंज करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक है, जैसी नीड होगी उसके हिसाब से हमें उसको चेंज करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता, मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता, उसको देखा नहीं जा सकता, सीधे आपको फाइनल गोल दिखता है। जब आप अपने गोल को अचीव कर लोगे तो वो गोल दिखेगा कि हाँ आपने जो पर्टिकुलर टास्क फिक्स किया था उस टास्क को अचीव कर लिया है। जब आप घर में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करोगे, वो फंक्शन प्रॉपर तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर कंप्लीट हो जाए, सब कोई अपने अपने काम से कंप्लीट हो गए अपने घर पे चले जाए, तब हम जानते हैं कि वो हमारा जो हमने फंक्शन जो है शुरू किया था वो अच्छे से हो गया है। लेकिन उसमें लोगों का जो है मूवमेंट किसी को नहीं दिखाई देगा कि उस फंक्शन को करने के पीछे कितना हार्ड वर्क रहा है लोगों का, ठीक है, वो किसी को नहीं दिखाई देता है। तो मैनेजमेंट भी किसी को दिखता नहीं है, ठीक है, वो फाइनल गोल में हमें दिखेगा। जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे तो वो प्रॉफिट हमें दिखता है, बाकी मैनेजमेंट नहीं दिखता है। तो मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन, इट इज फेल्ट थ्रू डिसिप्लिन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन और एफिशिएंसी। तो ये सारी चीजें हम महसूस कर सकते हैं डिसिप्लिन के थ्रू, कोऑर्डिनेशन के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, एफिशिएंसी के थ्रू। जब हम घर में फंक्शन करते हैं तो हमारा फंक्शन सही से हो, लोग एक दूसरे से बातचीत अच्छे से करें, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरीके से हो, सारी चीजें फ्रेंडली हो, तो ये चीजें क्या है हमें दिखाई नहीं देती है, महसूस होती हैं। तो जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है, ठीक है। तो ये आपके हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि हमारा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है। नेक्स्ट होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है कि सर्वाइवल। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला फोकस कहाँ होना चाहिए कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल की पोजीशन में रखना है, कि हम ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइवल की पोजीशन में इसलिए रख पाएं कि हम कंपटीशन में बने रहें, मार्केट में बने रहें। उसके बाद जब हम सर्वाइवल की पोजीशन में बने रहते हैं, फिर हम धीरे धीरे कहाँ किसकी तरफ बढ़ते हैं, प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉफिट अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि हम अब सर्वाइव करने के कंपटीशन के लिए हम अब तैयार हैं। अब हम क्या करें, कंपटीशन के लिए तैयार हो गए, अब उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और प्रॉफिट बनाने के आप सोच रहे हैं कि अब तो मार्केट में सेटल डाउन हो गए, लोग हमें पहचानने लगे, लोग हमारे ब्रांड को जानने लगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे, अब हम प्रॉफिट पे काम करेंगे। फिर उसके बाद जब आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेते हो तो फिर आप क्या करते हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हो, ग्रोथ की तरफ ले जाते हो, कई सारे ढेर सारे ब्रांचेस खोलते हो, अलग अलग सिटी में ब्रांचेस खोलते हो, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो ग्रोथ होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैनेजमेंट में 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहला होता है सर्वाइवल, प्रॉफिट, उसके बाद ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सोशल ऑब्जेक्टिव जो होता है मैनेजमेंट का, कि हमें जो सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी को क्या करना है, अच्छा प्रोडक्ट देना है, रिजनेबल प्राइस में देना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, इकोनॉमिक वेल्थ का ध्यान रखना है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो प्रॉपर तरीके से चले, एजुकेशन, हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करती रहनी है सोसाइटी के अंदर सीएसआर के थ्रू, ठीक है। सीएसआर में क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो अपने प्रॉफिट का 2%, ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट करता है। तो ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, मतलब कि हमें सोसाइटी को कुछ देना है, क्योंकि हम सोसाइटी से क्या ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, एम्प्लॉयज ले रहे हैं, लेबर ले रहे हैं, तो हमें सोसाइटी को भी देना है। ये जो आपका मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करें, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, जो पर्सनल बातें हैं, जो एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में हम ध्यान देते हैं। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, पर्सनल है, तो उनके बारे में ध्यान देना है। तो उनकी सैलरी पे ध्यान देना, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना, पीयर रिकॉग्निशन करना, उनको रिकॉग्नाइज करना कि कौन अच्छा काम कर रहा है, टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग कराना, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान देना। फिर सोशल रिकॉग्निशन करना, सोसाइटी में उनको जैसे कि टाइम टू टाइम उनको जो है बेस्ट एम्प्लॉयज अवार्ड दे दिए, तो क्या है, वो सोशल रिकॉग्निशन है। वो सोसाइटी में जो उनका इकोनॉमिक जो इको है, उनका जो लोग हैं, उन लोगों के बीच में उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है। तो ये होता है आपका सोशल रिकॉग्निशन। तो 3 ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया। सोशल में क्या, ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल में सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, और पर्सनल में एम्प्लॉयज के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में सोचते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं
वही चीजें हैं, आपको पीपीटी चाहिए हो तो पीपीटी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपके कमेंट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो पीपीटी को, ठीक है। तो ये वही चीजें हैं जो मैंने बताया, वही सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में था वही इंपॉर्टेंस में है कि हमारा जो मैनेजमेंट का मेन मुद्दा क्या होता है कि हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करना। तो मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल अलोंग विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन द कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो मैनेजमेंट का क्या काम है कि मैनेजमेंट क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, सारे जितने भी लोगों की कोशिशें हैं उनको इंटीग्रेट करता है, सारे जो इंडिविजुअल्स हैं सबको इंटीग्रेट करता है, और कॉमन ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना है, उसको अचीव करने में हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक जो है प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या काम करता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। मैनेजमेंट क्या करता है? एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो एफिशिएंसी का मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकालने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। किस तरीके से कि हम जो है कम से कम वेस्टेज करेंगे, तो कम से कम वेस्ट करेंगे तो कम से कम कॉस्ट लगेगी और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकलेगा। तो मैनेजर ट्राइज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। कॉस्ट को कम करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मैनेजर्स हेल्प करता है। मिनिमम वेस्टेज, कम से कम वेस्टेज हो, इसका ध्यान रखता है। मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब कॉस्ट कम लगे, टाइम कम लगे और आउटपुट ज्यादा हो। इन द वर्क थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इनके हेल्प से जो है इफिशियंसी को अचीव करने में जो है मैनेजमेंट हेल्प करता है। किसके हेल्प से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की मदद लेके जो मैनेजमेंट है इफिशियंसी को अचीव करने में, इफेक्टिवनेस को अचीव करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी, इफिशियंसी को इंक्रीज करेगा किसके थ्रू? जो है जितने भी वेस्टेज हैं उनको कंट्रोल करेगा और इफिशियंसी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या करता है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। किस तरीके से? कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हो डायनेमिक हो, जिस तरह जब भी कोई चेंजेस हो उस चेंजेस को अडॉप्ट करने में जो है माहिर हो, अडॉप्ट करने के लिए रेडी टू गो हो। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो हमारा जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। सो मैनेजर कीप मेकिंग चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन टू मैच द environmental changes. The employees in organization are generally resistant to change. Efficient management motivate employees to adopt changes willingly by convincing them that change is not only beneficial for organization but it improves the employees work also in the competitive world. तो मैनेजमेंट क्या है कि जब भी कोई चेंजेस हो रहा है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस हो रहे हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चेंजेस हो रहे हो, उनको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो जो बाहर की चेंजेस हो रहे हैं या अंदर के जो चेंजेस हो रहे हैं उनको समझ के उसको अडॉप्ट करके जो है ऑर्गेनाइजेशन को क्या करे, इंप्रूव कर सके, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उसको इंप्रूव कर सके। तो यहाँ पे मैनेजमेंट काफी हेल्प करता है। किस तरीके से? कि हम पहले ही जो बिजनेस में इन्वायरमेंटल चेंजेस होने वाले हैं, जो भी आगे हम जो है चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन्वायरमेंट में किस तरीके के चेंजेस होते हैं, किस तरीके के इंटरनल चेंजेस होते हैं, किस तरीके के एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, वो सब हम वहां पे पढ़ेंगे। तो वो काफी जो है इम्पैक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चेंज हो रहे हैं उसको मैनेज करने में काफी हेल्प करता है मैनेजमेंट, कि हम एडवांस में सारी चीजों को एनालाइज कर लें। मैनेजमेंट क्या करता है? एनालाइज करने में हेल्प करता है। एनालाइज कर लेंगे कि किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, एम्प्लॉयज के ऊपर क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट को किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब कि डेवलपमेंट में हेल्प करना, ट्रेनिंग में हेल्प करना। टाइम टू टाइम हम जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो है ट्रेनिंग कराते रहते हैं, उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते रहते हैं, ठीक है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन में हेल्प कर सके। एंड इफिशिएंट मैनेजर इज वन हु ब्रिंग मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉस्पेरिटी ले आना। मैनेजर्स लीड्स टू पीपल इन सच अ मैनर दैट along with organizational goal individual goals of employees is also achieved। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ मैनेजर ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ साथ एम्प्लॉयज का जो पर्सनल गोल है कि उनको सैलरी अच्छी मिले, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, उनको टाइम टू टाइम बोनस मिले, उनकी जो ट्रेनिंग स्किल है वो इम्प्रूव होती रहे, उनको जो है इंक्रीमेंट होता रहे, उनको जो है प्रमोशन मिलता रहे। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना भी मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। तो मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने में हेल्प करता है। एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड इंडिविजुअल गोल्स आर इन वन डायरेक्शन ओनली, इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो इंडिविजुअल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहता है। तो जो मैनेजर क्या करेगा कि फिक्स कर देगा कि आप इतना प्रोडक्शन करोगे तो आपको इतनी ज़्यादा जो है प्राइस मिलेगी, ठीक है। तो ये सब आगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में देखेंगे कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के बराबर होता है। दिस विल fulfill the objective of both the group। तो ये क्या है, दोनों के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो चाहे पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो। तो मैनेजमेंट क्या है, पर्सनल जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प करता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है किस तरीके से कि जो है आपका अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, ठीक है, कंज्यूमर्स को टाइमली सप्लाई देना, जो क्रेडिटर्स हैं उनको टाइमली उनको पैसा देते रहना, जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको जो है प्रोडक्ट टाइम से देना, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, अच्छी क्वालिटी में रिजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, ये सब क्या है, सोसाइटी के एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो मैनेजमेंट इन सब में हेल्प करता है। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैव multiple objective, they give due importance to social obligation toward different groups of people such as employees, customers, supplier, etc. It insists on providing quality goods, competitive salary, creates employment opportunity, etc. By increasing production, management also contributes to increase GDP and leads to growth of nation। तो मैनेजमेंट क्या है, जीडीपी में और नेशन की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो क्या है, धीरे धीरे इकोनॉमी में भी डेवलपमेंट होगा और उससे क्या है, जीडीपी बढ़ेगी, नेशन का ग्रोथ होगा। तो इसमें भी मैनेजमेंट काफी हेल्प करता है, ठीक है। आपका जो है मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंस है वो सारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर किस तरीके का होता है। तो मैनेजमेंट जो होता है आपका एज अ साइंस भी देखा जाता है, मैनेजमेंट एज अ आर्ट भी देखा जाता है और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी देखा जाता है। तो इसमें से कौन सा नेचर काफी जो सुटेबल है मैनेजमेंट के लिए, कौन सा, क्या साइंस मैनेजमेंट क्या 100% साइंस है, क्या मैनेजमेंट 100% आर्ट है, क्या मैनेजमेंट 100% प्रोफेशन है, ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैनेजमेंट एज अ साइंस पहले देखते हैं। तो साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज based on logical observed finding facts and events. Science comprises of exact principles which can be verified and it can establish cause and effect relation। तो साइंस जो है हमारा सिस्टमैटिक बॉडी, हमारी सिस्टमैटिक बॉडी होनी चाहिए, जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक तरीके से प्रूव्ड साइंस है, ठीक है। आप इसका यूज करके आप आउटपुट पा सकते हो। क्या मैनेजमेंट भी एक प्रूव्ड साइंस है? तो 100% नहीं,
कुछ परसेंट मैनेजमेंट एक प्रूव्ड साइंस बोला जा सकता है, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 में हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के नाम से 2 प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल्स के थ्रू ये प्रूव किया गया है कि मैनेजमेंट एक साइंस है। मैनेजमेंट के पास कुछ जो है प्रिंसिपल हैं जिसका यूज करके वो जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्टिव को वो अचीव कर सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट एक साइंस है, क्योंकि उसके पास भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है, अपना आउटपुट अचीव कर सकता है। सेम जैसे कि आपका जो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब आपको पढ़ने को मिलेगा, तो हमारा जो है मैनेजमेंट है साइंस को फॉलो करना चाहिए, किसी एक ट्रेडिशनल इवेंट्स को फॉलो करके नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, साइंस तो है, लेकिन 100% साइंस इसको नहीं बोला जा सकता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को साइंस हम किस तरीके से देख सकते हैं, तो क्या मैनेजमेंट के पास एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की, तो हाँ, मैनेजमेंट के पास एक सिस्टमैटिक बॉडी है जिसका नाम है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपके हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा दी गई है। तो इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज यूज्ड टू एक्वायर नॉलेज। एक स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिसके थ्रू हम क्या करते हैं उसके बारे में जान पाए। Like science in management also there is available of systematic and organized study material। तो मैनेजमेंट के पास भी एक स्टडी मटेरियल है जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि ये चीज इस तरीके से करने वाली चीजों को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी है, हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास मटेरियल्स हैं जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए हैं वो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होने चाहिए। वो लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया हो या किसी चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उस फाइनल प्रिंसिपल को हम क्या करते हैं, यूज करते हो। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया हो। तो मैनेजमेंट के पास जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के कुछ प्रिंसिपल हैं जिसको अडॉप्ट किया गया है। तो ये यहाँ पे प्रूव होता है कि प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट की चीज भी हम मैनेजमेंट में देखते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, बट since management deals with human beings and human behavior cannot accurately predicted। तो ह्यूमन बिहेवियर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जो मैनेजमेंट है उसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो प्रिंसिपल हैं हमारे पास, उसके थ्रू ही हम उन प्रिंसिपल को अचीव कर पाए हैं। तो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट, ठीक है। तो जो मे बी हमारे पास जो प्रिंसिपल है, ठीक है, हमारे पास जो प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर का, वो 100% अप्लीकेबल हर जगह ना होता हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको अप्लीकेबल करके हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। इसमें ये होता है कि हम अपने हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इस वजह से इसको ये नहीं बोल सकते कि ये 100% साइंस है। तो ये टॉपिक, ये पॉइंट जो है ये 100% प्रूव नहीं कर पाता है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो 100% जो है रिजिड प्रिंसिपल बेसिस है। साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो रिजिड हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल हैं वो इन्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का जो है ये वाला फीचर जो है वो पार्शियली प्रेजेंट है जो मैनेजमेंट के अंदर। तो प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें तो वो हमारा पार्शियली प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करें तो यूनिवर्सल वैलिडिटी हमारी जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को नहीं दी गई है। साइंस के अंदर हमारे जो मैनेजमेंट को यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं दी गई है। तो यहाँ पे जो होता है हमारा मैनेजमेंट फेल हो जाता है क्योंकि उसको साइंस के अंदर वैलिडिटी नहीं दी गई है। मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके का आर्ट है, एक तरीके का प्रोफेशन भी बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट के जो 100% प्रिंसिपल्स हैं वो 100% रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, नीड के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। इस वजह से इन्हें यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं दी गई है कि ये 100% साइंस है।
तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल, सो देयर एप्लीकेशन and use is not universal, they have to modified according to their given situation। तो हमारे पास जो सिचुएशन होती है, जो बिहेवियर होता है एम्प्लॉइज का, उसके हिसाब से हम प्रिंसिपल को चेंज करते रहते हैं। सो देयर फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो इनका फीचर जो है साइंस में प्रेजेंट नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ साइंस एंड विथ मैनेजमेंट वी फाइंड दैट वन feature of science is present in management whereas two are not present, so management cannot be considered pure or exact science but we can call it an inexact science or social science। तो हमारा मैनेजमेंट जो है वो सोशल साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। सोशल साइंस में हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ते हैं। तो हमारा जो मैनेजमेंट है एक तरीके का साइंस है, लेकिन वो क्या है, सोशल साइंस है, वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। एग्जैक्ट साइंस मतलब कि वो उसके प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, उसके प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल हैं, उनके प्रिंसिपल की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, उनके प्रिंसिपल जो है चेंज होते रहते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे नीड होगी उसके हिसाब से जो प्रिंसिपल में चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें दी गई हैं। तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो 100% साइंस नहीं, पार्शियल साइंस बोला जा सकता है। ठीक है, पार्शियल साइंस बोला जा सकता है, यहाँ पे इसको 100% नहीं बोला जा सकता है। नेक्स्ट है अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो अब आर्ट की बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके का आर्ट है, क्योंकि जो लोगों को मैनेज करना वो एक आर्ट होता है। वो आप सिर्फ किताबों को पढ़ के, प्रिंसिपल्स को पढ़ के नहीं कर सकते। तो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर स्किल, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। डेली बेसिस पे जब आप 100 की भीड़ को, 100 की भीड़ को जब आप मैनेज करते हो तो आप एक बार में नहीं मैनेज कर पाते हो। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि आपके एक बार बोलने में सारी की सारी भीड़ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आपको उसको डेली बेसिस पे करना पड़ता है, आपको उस पर इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, उस पर समझना पड़ता है, लोगों को स्टडी करना पड़ता है, उनके बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके का आर्ट है, और जैसे जैसे आप इसको स्टडी करते जाओगे, अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करने के लिए कुछ निगेटिव निकलेगा, कुछ पॉजिटिव निकलेगा, उसमें चेंजेस करते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। तो क्या है, आर्ट है। आर्ट में क्या होता है, उसको सुधारने की गुंजाइश होती है। आप हमेशा क्या करते हो, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव निकालने की कोशिश करते हो। आपके पास जो पुरानी चीजें हैं उसको फॉलो नहीं करते जाते हो। तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके का आर्ट है, उसमें क्रिएटिविटी हमेशा शामिल रहती है। रिजिडिटी नहीं है, तो हमेशा कुछ ना कुछ आप अपनी तरीके से उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये दोनों चीजें यहाँ पे आर्ट के अंदर देखने को मिलती है। इन एवरी आर्ट देयर इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। हमारे मैनेजमेंट में भी स्टडी मटेरियल्स काफी ढेर सारे अवेलेबल है टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट। तो हम जो आर्ट यूज कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट क्या है, हम पहले उसको एक्वायर करते हैं, नॉलेज एक्वायर करते हैं किताबों के थ्रू। ठीक है, अब नॉलेज एक्वायर कर लिए, प्रिंसिपल समझ गए कि कौन सा कैसे प्रिंसिपल काम करता है, लेकिन जब हमें लोगों पे इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तो हम उन्हें ट्रायल एंड एरर बेसिस पे इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। किसी पे काम करेगा, किसी पे नहीं काम करेगा, और किस तरीके से उसमें हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, हम अपने बेसिस पे उसमें चेंजेस करते रहेंगे। तो क्या है, वो एक तरीके का हमारे पास नॉलेज भी है और हम उसमें क्रिटिकल नॉलेज भी है हमारे पास, और हम अपने हिसाब से उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल, वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट रैक्स आर अवेलेबल इन म्यूजिक। In management also there is systematic and organized body of knowledge available which can help acquire management study। तो मैनेजमेंट की स्टडी में काफ़ी हेल्प करता है। कई सारे बुक्स हैं, कई सारे जो है थीसिस हैं जो हमारे मैनेजमेंट में हेल्प करता है। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज भी हमारे पास, जो कि आपको साइंस में भी देखने को मिला था और आर्ट में भी देखने को मिला है, तो हमारे मैनेजमेंट के पास सिस्टमैटिक बॉडी तो है। हमारे मैनेजमेंट के पास बुक्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसका हम यूज कर सकते हैं मैनेजमेंट को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब कि सबके ऊपर जो है उसको अप्लीकेबल करना, पर्सनल स्किल को अप्लीकेबल करना।
इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। तो सिर्फ थियोरी पढ़ने से काम नहीं करता है चलेगा, उस नॉलेज को आपको क्या करना है, लोगों पे इम्प्लीमेंट करना है, सोसाइटी पे इम्प्लीमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट करना है। एवरी आर्टिस्ट यूज हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई द नॉलेज। आप कोई म्यूजिक सीख रहे हो, म्यूजिक की आपके पास बुक आ गई, मान लो गिटार सीख रहे हो, गिटार की एक बुक है आपके पास, उस बुक को सिर्फ पढ़ लेने से आपको गिटार बजाने परफेक्शंस नहीं आ जाएंगे गिटार बजाने में, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा उस गिटार को बजाने के लिए। ठीक है, तो आपको जैसे आप ड्राइंग कर रहे हो तो ड्राइंग की बुक में आप देख रहे हो कि किस तरीके से क्या ड्रॉ करना चाहिए, तो आप सिर्फ देखने से आपको वो 100% एक्यूरेसी नहीं आ जाएगी, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसमें 100% एक्यूरेसी अचीव कर पाओगे। सेम उसी तरह मैनेजमेंट में होता है, जब आप किताब पढ़ लेते हो तो किताब पढ़ने से ही सिर्फ नहीं होता है, आपको उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ोगे तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कई सारे प्रिंसिपल ऐसे दिए हुए हैं जो आप अपने डेली लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ लिए तो आपको समझ में आ गया और आप जब जरूरत पड़ेगी उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते रहोगे ना तो उसको क्या होगा, उसमें आपको नॉलेज मिलती रहेगी कि काफ़ी इंप्रूव करते रहोगे, नॉलेज मिलती रहेगी कि कहाँ पे ये सही होगा, कहाँ पे हमें इसको चेंज करके इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये क्या है, जो प्रिंसिपल है हमारे पास, जो नॉलेज है मैनेजमेंट की, हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज करके इम्प्लीमेंट करना है। हमें आज मान लो कि जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस हो गए, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस हो गए, कोई पॉलिसी में चेंजेस आ गए, तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ेगा। हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है, हमारे पास बुक की नॉलेज है, लेकिन हमें जो प्रेजेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से जो नीड है, उस नीड को समझना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं ऑर्गेनाइजेशन को रन कर पाएंगे। तो हमारे पास पर्सनल नॉलेज भी होने चाहिए और उस नॉलेज को अप्लीकेबल भी करने आना चाहिए ग्राउंड लेवल पे। इन मैनेजमेंट ऑल्सो मैनेजर लर्न some management theories and principles, but their efficiency depend on how well they use principles, but अंडर डिफरेंट सिचुएशन। तो कई सारी सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में उस प्रिंसिपल को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अप्लाई प्रिंसिपल पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी, अपनी नॉलेज को, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से बेहतर और बढ़िया तरीके से उसमें से जो है मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और उसमें से आउटपुट निकाल पा रहे हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, तो जो हमारा मैनेजमेंट है वो क्या है, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस के बेस पे काम करता है। तो हम जैसे जैसे क्रिएटिव होते जाएंगे, जिस तरीके से डिफरेंट तरीके से हम सोचते रहेंगे और लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको अचीव कर पाएंगे। द आर्टिस्ट रिक्वायर रेगुलर प्रैक्टिस आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। जिस तरह एक आर्टिस्ट अपने आर्ट को क्या करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है ताकि उसमें काफी परफेक्ट हो सके। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। Art required creative practice. Artist must add his creativity to theoretical knowledge he has learned some way. With experience, managers improve their managerial skill and efficiency. So their feature of art is also present in management. एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं जो आप लोग रिलेट कर पाओगे। आप लोग जब स्टार्टिंग में लिखना शुरू किए होगे तो आप लोगों की राइटिंग परफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, हर बच्चे की राइटिंग परफेक्ट नहीं होती है, आपको पेंसिल तक नहीं पकड़ने आता होगा, आपको सिखाया गया होगा। ठीक है, आपको सिखाया गया होगा कि आप इस तरीके से पेंसिल पकड़ो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, ठीक है, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, अपने जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने पेंसिल पकड़ना सीखा। आपको किस तरीके से पेंसिल पकड़ना, सबका पेंसिल पकड़ने का स्टाइल अलग होता है, पेन पकड़ने का स्टाइल अलग होता है, तो आपको पेन पकड़ना का स्टाइल सबका अलग अलग होता है। तो वो क्या है, आपको किस तरीके की राइटिंग चाहिए, आपको उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप कर्सिव लिखते हो तो अपनी पेंसिल का जो है तरीका चेंज करते हो, आप नॉर्मल लिखते हो तो पेंसिल का तरीका चेंज होता है। तो ये क्या है, ये स्किल और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आता है। आपने बुक में देख लिया कि किस तरीके से कर्सिव लिखते हैं, लेकिन आप क्या करो, डेली बेसिस पे आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आप उस परफेक्शन को अचीव कर पाओगे। तो सेम उसी तरह मैनेजमेंट भी होता है कि हमें डेली बेसिस पे प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी अपनी इन्वॉल्व करनी पड़ती है, तब जाके हम उस परफेक्शन को अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो आर्ट की बात करें तो आर्ट में जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, ठीक है, आर्ट के जो जो टारगेट्स हैं, जो सिस्टमैटिक बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, हमारे पास जो है
पर्सनल अप्लीकेबल होना चाहिए, पर्सनल अप्लीकेबल होना चाहिए कि जो हम अपनी नॉलेज है उसको प्रॉपर अप्लीकेबल कर पाएँ। फिर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलती हैं। तो मैनेजमेंट एज़ एन आर्ट तो 100% सही है। तो मैनेजमेंट एज़ अ साइंस भी है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे 20% जो सिस्टमैटिक बॉडी है हमारे पास उसका यूज़ हो रहा है। मैनेजमेंट एज़ एन आर्ट तो 80% बोल सकते हैं, तो जाके 80% इसका, 80% आर्ट का और 20% साइंस का, ठीक है? ये मिला के आपको 100% मैनेजमेंट को अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज अ ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। तो प्रोफेशन क्या है? नॉलेज के बेसिस पे होती है, जिसमें हमें ट्रेनिंग चाहिए होती है और हमारा रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमारा एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर हो गए, ठीक है? डॉक्टर के लिए आपको बीएससी करना पड़ेगा, ठीक है? साइंस होना चाहिए, साइंस बॉटनी होनी चाहिए, फिर आपको अगर आप डॉक्टर तो एमबीबीएस करना पड़ता है, उसके बाद आप जाके डॉक्टर बनते हो। लेकिन आपका ज़रूरी नहीं एक मैनेजमेंट के अंदर आने के लिए, एक मैनेजर बनने के लिए, ठीक है? मैनेजर बनने के लिए आपका बैकग्राउंड साइंस का भी हो सकता है, आर्ट का भी हो सकता है, कॉमर्स का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आपका जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड में अगर आप हो तो आपका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स का ही हो, ठीक है? या फिर मैनेजमेंट का ही हो। आप कई सारे आईआईटी प्रोफेशनल्स को देखते होंगे कि वो भी मैनेजमेंट करते हैं। कई सारे जो बेसिक्स जो नॉलेज वाले हैं, बीबीए एमबीए कर किए हुए लोग, तो इसमें एक प्रोफेशन, पर्टिकुलर प्रोफेशन नहीं है और किसी की एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि 100% रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन 100% रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। और प्रोफेशन का मतलब ही होता है कि आपके पास वो पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और आपको प्रॉपर जो है जिसमें आप काम करना चाहते हो, जो प्रोफेशन में हो, उसका एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है? तो मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट 3 लेवल पे होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे। तो टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल पे जो हमारे सीईओ होते हैं वो होते हैं। मिडिल लेवल की बात करें तो मिडिल लेवल पे हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारे एचआर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, बाकी लोग जो हो गए, ठीक है? जो मैनेजिंग होते हैं, जो जैसे एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर हो गए, तो वो मिडिल लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। लोअर लेवल पे देखने को मिलेगा जो सुपरवाइजर हैं और बाकी जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो आपको लोअर लेवल पे देखने को मिलेंगे। तो ये आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। As we have already learned, the management does not refers to single individual, but it refers to group of person. तो मैनेजमेंट एक अकेले इंसान का काम नहीं होता है, ग्रुप ऑफ पीपल की जरूरत होती है। इन कंपनीज large number of persons are employed and placed at different places to perform different managerial activities. तो अलग अलग मैनेजरियल एक्टिविटीज को करने के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत होती है और अलग अलग मैनेजमेंट स्किल की जरूरत होती है। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है, आगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो होता है कि टॉप लेवल का काम होता है कि सेट ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको सेट करना, इन्वायरमेंट को स्कैन करना और प्लान बनाना, ठीक है? डिसीजन लेना। मिडिल लेवल की बात करें तो जो हमारे काम है उसको टॉप लेवल को रिपोर्ट करना। ओवरसी फर्स्ट लाइन मैनेजर, तो हमारे फर्स्ट लाइन मैनेजर हैं उनको ध्यान देना, उनके ऊपर नजर रखना। डेवलप एंड इम्प्लीमेंट एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हैं उनको डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना। एलोकेट रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना कि किस डिपार्टमेंट को कितना फंडिंग मिलेगा। रिपोर्ट्स टू मिडिल मैनेजर, तो अब लाइन मैनेजर की बात करें या लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है? लोअर लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे लोअर लेवल के जो सुपरवाइजर होते हैं वो मिडिल लेवल को रिपोर्ट करते हैं। एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करना, कोऑर्डिनेट करना, सारे एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना और आर इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशन, और बाकी सारे कामों में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो
तो ये होता है। बाकी डिटेल में हम देखते हैं कि आगे क्या क्या इनके फीचर हैं, कौन इसमें इन्वॉल्व होता है। तो टॉप लेवल में आपको देखने को मिलेगा कि जनरल मैनेजर होते हैं, प्रेसिडेंट होता है बिजनेस का, और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सीईओ होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर देखने को आपको मिलेगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर देखने को कह सकते हैं। टॉप लेवल में ये लोग आपको देखने को मिलेंगे। फंक्शन क्या है, इनका काम क्या है, तो डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा वो डिटरमाइन करना, वो फिक्स करना। फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी टू परफॉर्म बाय पर्सन वर्किंग एट मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल पे जो पर्सन है, जो एम्प्लॉयज हैं, उनका काम क्या होगा, ये ऑर्गेनाइज करना। असेंबलिंग ऑल रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स एसेट एक्सेट्रा। तो सारे रिसोर्सेज जो भी मिडिल लेवल को या लोअर लेवल को रिसोर्सेज की जरूरत है, वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराना। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल में रिस्पॉन्सिबल होना, सोसाइटी के लिए काम करना और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते रहना। लेसन्स विथ आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड। तो बाहर की दुनिया से कनेक्ट करना, जैसे गवर्नमेंट से कनेक्ट करना, इंटरनेशनल जो बिजनेस है उससे कनेक्ट करना। तो ये सारी चीजें जो है होता है टॉप लेवल का काम है। मतलब मीटिंग का काम जो है वो टॉप लेवल का है। टू इंटीग्रेट एडवाइस एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एट द एक्टिविटी। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पहचानना और कोऑर्डिनेट करना। कोई भी जैसे बिजनेस एलिमेंट्स हैं, अकाउंटेबिलिटी हो गई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये सारे काम जो हैं आपके टॉप लेवल के काम है। एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना कि पॉलिटिकल पॉलिसीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो सोसाइटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको सब कुछ समझना और उसके जो प्रो एंड कॉन्स को समझ के जो है इम्प्लीमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एंटरप्राइज के ऊपर। ठीक है, तो ये होता है टॉप लेवल का काम। अब मिडिल लेवल की बात करें तो मिडिल लेवल में जो है डिपार्टमेंट्स हेड आ जाते हैं, सच एज परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो होते हैं आपके मिडिल लेवल में। वो लोग का काम होता है जो सुपरवाइजर्स हैं उन पे नजर रखना, काम को कराना या उनको जो है प्लान और पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करना। इनका फंक्शन होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई उसको इंटरप्रेट करना। ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ देयर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट की जो भी एक्टिविटी है उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना। फाइंडिंग आउट, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना। जैसे कि आपके एचआर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है एम्प्लॉयज को टाइमली जब भी नीड होती है उसके हिसाब से अपॉइंट करते रहता है। तो वो काम भी आपका मिडिल लेवल का है। मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी, लोगों को मोटिवेट करते रहना ताकि वो अपना बेहतर देते रहें। कोऑपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शन, जैसे एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से कनेक्ट करता रहेगा, सेल्स डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कनेक्ट करता रहेगा, ताकि इन दोनों के बीच में जो कॉन्टेक्ट रहे अच्छे से और जो है काम ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर तरीके से स्मूथली रन करता रहे। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ देयर लाइन मैनेजर, तो जितनी भी लाइन मैनेजर की एक्टिविटी है होती है उसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुपरवाइजर की बात करें। सुपरवाइजर मतलब कि जो भी सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, आपके सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव क्लर्क होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। अब इनका काम क्या होता है, तो रिप्रेजेंट करना प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंस ऑफ वर्कर्स, जो भी वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को देखना, समझना इनका काम है, और उसको जो है मिडिल लेवल को, टॉप लेवल को रिप्रेजेंट करना कि हमारे जो वर्कर्स हैं ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वर्किंग कंडीशन में। मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन जो है एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराना। हेल्दी रिलेशन बने रहना, एम्प्लॉयज और सबऑर्डिनेट के बीच में हेल्दी रिलेशन को इम्प्लीमेंट करना। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, तो जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी में बन रहा है या नहीं, इसका ध्यान रखना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग मोरल ऑफ द वर्कर्स के मोरल को बूस्ट करने में हेल्प करना। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल जो वेस्टेज हो रहे हैं उसको कम करना, और मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना। ठीक है, जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड है कि एम्प्लॉयज को मशीनरीज के पास ध्यान से जाना है, जो सेफ्टी गियर्स हैं उसको पहन के जाना है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जो आपके सुपरवाइजरी लेवल के जो लोग होते हैं उनका काम होता है।
interact with the actual force and pass an interaction of middle management। तो एक्चुअल फोर्स से काम करना, इंटरेक्ट करना, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वांटिटी, क्वालिटी एंड आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर। तो वर्कर्स के क्वांटिटी पे की ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करें, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्शन करें, और लॉयल्टी जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए उनकी लॉयल्टी सही है कि नहीं, लॉयल्टी प्रूव करना, इन सब का ध्यान रखने का काम किसका होता है? सुपरवाइजरी लेवल पे जो होते हैं लोग, उनका काम होता है। जैसे आपका सुपरवाइजर हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, फॉरमैन हो गए, जो आपके सब डिपार्टमेंट्स एग्जीक्यूटिव हो गया, क्लर्क्स हो गए, इनका काम होता है ये सारी जो फंक्शंस है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने का। ठीक है। फोकस ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन एट डिफरेंट लेवल। तो टॉप लेवल पे जो है उनका फोकस क्या होता है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग का। मिडिल लेवल पे फोकस होता है स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग का, और लोअर लेवल पे क्या होता है? कंट्रोलिंग का। वेस्टेज हो रहा है वर्कर्स पे कंट्रोल करना, और जो है प्रोडक्ट पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर कंट्रोल करना। तो ये आपका जो है मैनेजमेंट है वो इस तरीके से डिवाइड होता है। टॉप लेवल क्या काम करता है? प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है। प्लानिंग मतलब कि प्लान करना कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या होगा, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव किया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना, मशीनरीज प्रोवाइड करना, फिक्स एसेट्स, फंड, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना। स्टाफिंग में आते हैं, मिडिल लेवल स्टाफिंग की बात करें तो एम्प्लॉयज प्रोवाइड करना ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के थ्रू। कोऑर्डिनेशन करना जो है, जो ये होता है मिडिल लेवल बीच में होता है, उसका कोऑर्डिनेशन लोअर लेवल से भी होता है और टॉप लेवल से भी होता है। तो उसका काम होता है कि अच्छे से दोनों लेवल के बीच में जो है बैलेंस बना रहे, अच्छे से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो चलती रहे, जो इंफॉर्मेशन है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर प्रॉपर तरीके से फ्लो करती रहे, इसका ध्यान रखना। लास्ट में आते हैं लोअर लेवल, जो कंट्रोलिंग होता है वो क्या करता है? वर्कर्स पे कंट्रोल करता है कि वर्कर्स अच्छे से काम करें, जो है बिजनेस के फेवर में काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में काम करें, और हमारा जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट ना हो, इसका काम भी लोअर लेवल का होता है। तो ये चीजें होती हैं, जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है वो इस तरीके से डिफरेंट लेवल में डिवाइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 5 तरीके का होता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हम जब करते हैं हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? हमारी जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। स्टाफिंग क्या करता है? स्टाफिंग जो है आपका जो एम्प्लॉयज है उनको रिक्रूट करने में हेल्प करता है। डायरेक्टिंग क्या करता है? डायरेक्शन देने में हेल्प करता है। और कंट्रोलिंग क्या करता है? वेस्टेज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो आज का लेक्चर यहीं जो है करते हैं पॉज, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यहाँ से जो है कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और आपका कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है, ये 2 टॉपिक कंप्लीट करके चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है आप तक डायरेक्टली पहुँच सके। और पढ़ाई करते रहिए, लाइफ को एंजॉय करती रहिए, और मम्मी पापा का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।